हेलो दोस्तों, आज आपका अगला पार्ट जा रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.1 आज लास्ट करेगा। देखना होगा आपको 7.1 लास्ट करके हम फिर ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा। एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। फिर कहानी समदूरस्थ वाला आई, हम पीछे भी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक उसमें आपको समदूरस्थ का 2 क्वेश्चन मिल चुका था। जिस बिंदु से समदूरस्थ करने के लिए कह रहा है, समदूरस्थ के मतलब होती है समान दूरियां। जिस बिंदु से समदूरस्थ की बात कह रही है वह बिंदु से अन्य 2 बिंदुओं की दूरियां क्या होती है? समान होती है। देखिएगा कैसे समान होगा। मान लीजिए एक बिंदु है जहाँ से कह रहा है समदूरस्थ है, एक इधर दूरी गया है, दूसरा दूरी इधर आया है। समदूरस्थ का यही फिगर आपको बताए थे हम कि आप हमेशा समदूरस्थ में यही फिगर बनाइएगा। कह रहा है बिंदु एक्स वाई से समदूरस्थ है। किससे कह रहा है कि बिंदु एक्स वाई से समदूरस्थ है, यानी एक्स और ये क्या हो गया? वाई हो गया। यहाँ से 2 बिंदु समदूरस्थ हैं, एक है 3,6, एक है -3 और ,4। दोनों बिंदुआ समदूरस्थ हैं। इस बिंदु को हम O मान लेते हैं, यहाँ A मान लेते हैं और यहाँ B मान लेते हैं। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है समदूरस्थ है, यानी समदूरस्थ है तो क्या है कि OA और बराबर OB है। अब आपको बताए थे कि हम OA कैसे निकालेंगे और OB कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, O से हम OA का दूरी निकालेंगे, O से हम OB की दूरी निकालेंगे और दोनों दूरियों का आपस में हम बराबर करेंगे तो जो हमें रिलेशन निकलेगा एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकलेगा। चलते हैं हम OA निकालते हैं। पहले आपको फार्मूला पता है, दूरी बराबर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर बराबर। बाबू इधर हम OB निकालते हैं तो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ध्यान देते चलिएगा, बोर्ड के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलते हैं, x है y है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी मान लीजिए, यहाँ अगर x2 और y2 मान लेते हैं तो यहाँ हम क्या मान लेंगे दोस्त? x1 और y1। OA में चल रहे हैं, हमें OB से भी कोई समझौता नहीं करना है, OB के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, केवल सोचेंगे OA के बारे में। चलो हम OA निकाल लेते हैं। x2 खोज रहा है, फार्मूला में क्या खोज रहा है? x2 और x1। x2 के वैल्यू क्या है? x, x1 के वैल्यू क्या है? 3, आई है होल स्क्वायर। y2 के वैल्यू क्या है? y, y1 के वैल्यू क्या है? 6, इसका हम होल स्क्वायर। अब हम चर्चा करेंगे OB के तरफ। O और B को जो हम देखेंगे तो A को निगलेक्ट करके चलेंगे, O और A से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, OA की तरफ हम देखेंगे भी नहीं जी। OB, अब देखो बाबू, x2 और y2 पहले से माना हुआ है और अभी भी हम चल रहे हैं OB में तो x2 और y2 ही रहेगा, तो इसको हम अपना मन से मान लेते हैं x1 और y1। चला बाबू, x2 का वैल्यू इसमें क्या है? x माइनस x1 के वैल्यू क्या है? -3। ध्यान दीजिएगा यहाँ डबल माइनस कैसे आ रहा है? x2 का वैल्यू x, बीच में यहाँ माइनस है, माइनस लिए, x1 के वैल्यू -3 है तो यहाँ -3 लिए, प्लस y2 के वैल्यू हम y लेंगे और y1 के वैल्यू हम क्या लेंगे? 4 लेंगे, ई होल स्क्वायर। अब चलते हैं दोस्त, यहाँ क्या बना? x -3 के होल स्क्वायर, यहाँ y -6 के होल स्क्वायर, जबकि यहाँ क्या बना? माइनस माइनस प्लस, तो x + 3 के होल स्क्वायर और ये बना y -4 के ही होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों तरफ रूट हो तो हम रूट से रूट नहीं काट सकते हैं। रूट को काटने का एक ही उपाय है कि अगर इस पर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर का वैल्यू रूट के वैल्यू के बराबर होता है, स्क्वायर से हम रूट को काट सकते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम क्या लिख दिए? दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब चलते हैं हम वर्ग करते हैं दोनों तरफ भाई।
तो ये अंडर रूट एक्स माइनस 3 के ई होल स्क्वायर, यहाँ बचा वाई माइनस 6 के ई होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3 के ई होल स्क्वायर बराबर इन्हें बचा वाई माइनस 4 के ई होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करना है, वर्ग कर दिए, इधर भी वर्ग करना है, वर्ग कर दिए। अब क्या हुआ कि वर्ग से रूट हटा देंगे, वर्ग से रूट हटा देंगे, चाहे तो ये अब अगला स्टेप में भी आकर के वर्ग से रूट को काट सकते हैं। अब हमारे पास जो बच गया है, ये बच गया है एक्स माइनस 3 के ई होल स्क्वायर, ये बच गया है वाई माइनस 6 के ई होल स्क्वायर बराबर यहाँ बच गया है एक्स प्लस 3 के ई होल स्क्वायर और यहाँ बच गया है वाई माइनस 4 के ई होल स्क्वायर। अब समझना क्या करना है, करना यही है कि ई गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, ये भी आया ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, लेकिन ये गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यहाँ आया ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो आपको हम समझने के लिए यहाँ हम दोनों फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला है क्या? फार्मूला है आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलते हैं हम बारी बारी से। ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए के जगह ए स्क्वायर, बी के जगह 3, तो 3 के स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2, ए के वैल्यू एक्स, बी के वैल्यू 3। अब चलते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर पुनः करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी की जगह 6 के स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह वाई और बी की जगह 6 बराबर है, बराबर दे दी। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर, बी के जगह 3 के स्क्वायर प्लस 2ab, वाई माइनस 4 के होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो हम बिंदु बिंदु दिखा रहे हैं, बिंदु नहीं है दोस्त, इसे हमें गुना समझना है। समझिएगा, यहाँ ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है, प्लस नहीं है, क्या है माइनस है, माइनस है, माइनस 2ab। ए प्लस बी का फिर यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर था, बराबर दे देंगे। फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस था, प्लस दे दिए। ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें समझना है, आगे चलिएगा। चलते हैं दोस्त, यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ख़त्म, बराबर के दोनों साइड जब सेम अंक मिले तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। बच गया क्या, 3 के स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी के 6x। अब बाबू यहाँ क्या बच गया, 6 छक्का के 36, 6 दूनी के 12y बराबर यहाँ 3 तिया के 9, 3 दूनी के 6x, 4 छक्का के 16 और 4 दूनी के 8y। अब हम जिस प्रकार से समीकरण को सजाते हैं सजा देंगे। यहाँ देखिएगा ये 6x है, इधर ये प्लस में x, यहो x को उठा के इधर लाओ, तो माइनस में, पहले से माइनस 12y है, ये माइनस में 8 इन्हें उठा के लाओ, ये तो प्लस में 8, यानी एक्स वाई वाला को एक तरफ, अब जो बिना एक्स वाई वाला है उसको एक तरफ करो। 9 पहले से मौजूद है, 16 भी पहले से मौजूद है, उठा के लाना है किसको, 36 को। 36 इन्हें प्लस में है, इन्हें आएगा तो इसे हम माइनस में, 9 इन्हें प्लस में है, इन्हें आएगा तो माइनस में, माइनस 6 माइनस 12x
-12 + 8 -4y। अब बाबू इन्हें चलते हैं, प्लस प्लस वाला को एक में, 16 9 25 लिख देते हैं पहले, 16 9 25 -36 9 45 36 9 45 -12x -4y। आगे स्टेप करते हैं, -12x -4y। बाबू 25 में से अगर हम 45 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं दोनों में? कम में से फाजिल घटा रहे हैं तो आगे क्या लगा देंगे? माइनस। कुछ कॉमन ले सकते हैं तो जी सर 4 कॉमन ले सकते हैं, -4 तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, हम -20, ये माइनस से माइनस क्या हो गया? ख़त्म। तो 3x + y, यहो काट दो, 4 5 के 20, इन्हें प्लस में 5, इन्हें आकर के माइनस में, बराबर 0। x y के बीच में जो रिलेशन निकल कर आया है, x और y के बीच में यही आपका रिलेशन बना है। 4 से 4 काट दिए, 4 5 के 20 काट दिए, माइनस से माइनस बच गया 3x + y, इन्हें बच गया 5 प्लस में, लेकिन जब बराबर के इस साइड उठा कर आएंगे तो माइनस में, बराबर 0। उम्मीद है इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर से आप समझे होंगे। आप इसे नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार रिवाइज भी कीजिएगा। धन्यवाद। आते हैं अगले क्वेश्चन में 7.2 के, लेकिन उससे पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उस पर गौर कीजिएगा। धन्यवाद। देखिएगा, हम मध्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव से उठता है बार बार कि मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए, केंद्रक का नियामक ज्ञात कीजिए, ढाल ज्ञात कीजिए। तो हम मध्य बिंदु, केंद्रक का नियामक और ढाल, तीनों बातों को बारीकी बारीकी से हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं मध्य बिंदु क्या है। देखिएगा, यहाँ कोई एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है, ये बिंदु ए है और यहाँ बिंदु बी है। ए का भी कुछ ना कुछ वैल्यू दिया गया है, बी का भी कुछ ना कुछ वैल्यू दिया गया है। अगर वैल्यू नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ x1 होगा, यहाँ y1 होगा और यहाँ x2 होगा और यहाँ y2 होगा। प्रश्न में आ रहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के मतलब, मध्य के मतलब तो समझ रहे हैं कि बीचों बीच का बिंदु, इसको हम x मान लेते हैं और y मान लेते हैं। जब दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का नियामक बराबर फॉर्मूला होता है x1 + x2 और बटा के 2, y1 + y2 और बटा के 2। ये किसका फार्मूला है? मध्य बिंदु का नियामक। कहिएगा आप इस पर क्वेश्चन बना के बताइए, क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन एक लेते हैं। देखो दोस्त, एक क्वेश्चन आया है, करा 3,4 5,6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, मध्य बिंदु का नियामक का फार्मूला लगाएं, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 और बटे के 2। हम आपको पहले बता दिए हैं कि जब भी मानिए पहला वैल्यू को x1 और y1 मानिए, दूसरा वैल्यू को हम x2 और y2 मान लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे ही x1 और y1 मानना है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे x2 और y2 मानना है। ये मान यहाँ भी लिख सकते हैं और ये मान यहाँ भी लिख सकते हैं। चलते हैं मध्य बिंदु का नियामक। x1 के वैल्यू कितना का रहा है? 3, x2 का वैल्यू कितना का रहा है? 5 और बटा के 2, y1 के वैल्यू कितना का रहा है? 4, y2 का वैल्यू कितना का रहा है? 6 और बटा के 2, 5 और 3 8 बटा के 2, 6 4 10 बटा के 2, 2 चक्का के 8, 2 5 10। इसका आंसर क्या आया? 4,5। क्या कोई दिक्कत? समझ पा रहे हैं यहाँ तक? एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है, बिंदु -3,6 और 8,4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। समझते हैं। कह रहा है मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु का नियामक का फार्मूला लगाते हैं।
मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला लगाएं दोस्त। अब चलते हैं x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा के 2। x1 यहाँ x1 यहाँ y1 यहाँ x2 और यहाँ y2। x1 के वैल्यू -3, x2 का जो वैल्यू हमें लेना है बाबू, x2 के वैल्यू है 8 और बटा के 2। y1 का जो वैल्यू है, y1 का वैल्यू है 6 और y2 का वैल्यू है 4 बटा के 2। 8 3 जोड़ेंगे, जुटना संभव है नहीं, एक प्लस है और एक माइनस है, दो जाति के चिन्ह रहेगा, घटेगा। 8 में से 3 गया 5, अंक चिन्ह किसका होगा, प्लस के, क्योंकि 8 बड़ा है, बटा के 2। 6 4 10 बटा के 2। कटना संभव है नहीं, कटेगा। कटना संभव है जी, कट जाएगा। ये हो गया 5 बटा के 2 और कॉमा 5। इसका क्या बना, फाइनल आंसर। अब हम आते हैं केंद्रक पर। उम्मीद है कि आप मध्य बिंदु से संबंधित क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला हम समझते हैं त्रिभुज का केंद्रक। जिस प्रकार से हम केंद्र पढ़े हैं कि एक सर्किल का भी एक सेंटर होता है, उसी प्रकार से त्रिभुज ट्रायंगल में भी एक सेंटर होता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। देखते हैं जी, ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। ये जो बिंदु है, ये बिंदु को क्या कहेंगे, शीर्ष। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जो ये लाइन है इसे क्या कहेंगे, भुजा। और त्रिभुज में 3 कोण होता है। कोण हम अगला वीडियो में चर्चा करेंगे, और कोण से संबंधित इसमें इसका कोण का कोई महत्वपूर्ण भूमिका अपना नहीं निभाता है। चलो दोस्त, आते हैं, यहाँ केंद्रक निकालना है। तो केंद्रक निकालेंगे कैसे जी, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ इसका होगा, कुछ ना कुछ इसका होगा। अभी तक हम केवल 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ रहे थे, 2 बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु का नियामक निकाल रहे थे। केंद्रक में एक बिंदु को हम x1 y1, दूसरा बिंदु को x2 और y2, तीसरा बिंदु को हम x3 और y3 मानेंगे। केंद्रक निकालना है, केंद्रक का नियामक को हम x मान लेते हैं और y मान लेते हैं, यानी x y का वैल्यू निकालना है। त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला क्या होगा, देखिएगा। त्रिभुज का केंद्रक का नियामक, त्रिभुज का केंद्रक का नियामक जो आया है x1 + x2 + x3 बटा के 3, y1 + y2 + y3 बटा के 3। जब मध्य बिंदु हम पढ़ रहे थे तो वहाँ 2 होता है, x1 और y1, x2 और y2, इसलिए x1 + x2 लिखते थे। लेकिन यहाँ 3 बिंदु पढ़ना है, तो x1 + x2 + x3 बटा के 3, y1 + y2 + y3 बटा के 3। इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, ऑब्जेक्टिव आना ही आना है, अति आवश्यक है। और यहाँ से मध्य बिंदु, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, केंद्रक और 21 चतुर्थांश में कौन सा आता है, कौन सा अंक आता है, ये तीनों मिला करके यहाँ से करीबन 5 से 7 ऑब्जेक्टिव रहना अनिवार्य है दोस्त। इसलिए ऑब्जेक्टिव का अनदेखा ना कीजिएगा, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका मात्र अभी से 1 मंथ बचा हुआ है, एग्जाम में आना ही आना है, अनिवार्य रूप से आना है। देखिएगा, करा त्रिभुज के शीर्ष का नियामक 3, 4, 5, 6, 6, 9 है। तो करा त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा, हमें निकालना है त्रिभुज का केंद्रक। चला बाबू, त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिभुज का केंद्रक बराबर, नियामक में 3 बराबर भी देंगे, 3 चिन्ह से भी बराबर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। x1 + x2 + x3 बटा के 3, y1 + y2 + y3 और बटा के 3। चलते हैं, इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको हम x2 मान लेंगे, इसको हम y2, इसको हम x3 मान लेंगे, इसको हम y3। आप कहिएगा क्या त्रिभुज का हम चित्र नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है,
चाहे तो हम बना भी सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है, वहाँ हम फिगर दिखाना नहीं होगा। लेकिन मान लिया जाए कि 2 नंबर सब्जेक्टिव में पूछ दे तो हम फिगर भी दिखा देंगे। x1 y1 x2 y2 x3 और y3 मान बैठा दीजिए। इसका वैल्यू है 3,4 एगो, एक वैल्यू मान लेंगे 5,6, एक वैल्यू मान लेंगे हम 6,9। x1 के वैल्यू 3, x2 के वैल्यू 5, x3 के वैल्यू 6 और बटे के y1 के वैल्यू 4, y2 के वैल्यू 6, y3 के वैल्यू 9 और बटा के 3। 6 5 11, 11 और 3 14 बटा के 3, 9 6 15, 4 19 बटा के 3। दोनों कटना संभव नहीं है, इसलिए इसी को क्या मान लेंगे, आंसर मान लेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न, एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं आपको। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष का नियामक 5,6, 3,4, 6,7 है, तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा। त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा। फिगर बनाना ऑब्जेक्टिव के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा के 3। x1 के वैल्यू मान लेंगे यहाँ से हम, एक x1 y1 x2 और y2 x3 और y3। x1 के वैल्यू 5 है, x2 के वैल्यू 3 है, x3 के वैल्यू 6 है और बटे के 3। y1 के वैल्यू 6 है, y2 के वैल्यू 4 है, y3 के वैल्यू 7 है बटा के 3। 6 3 9, 9 5 14 बटा के 3, 7 4 11, 11 6 17 बटा के 3। क्या काटना संभव है मेरे दोस्त? नहीं। तो क्या मान लेंगे ही इसका आंसर। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप त्रिभुज का केंद्रक भी समझ गए होंगे, मध्य बिंदु भी समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं विभाजन सूत्र पर, विभाजन फार्मूला पर। कहीं कहीं कहेगा आपको अंतः विभाजन ज्ञात कीजिए, कहीं कहीं कहेगा बाह्य विभाजन ज्ञात कीजिए। तो हम समझते हैं अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन क्या है। समझते हैं हम अंतः विभाजन क्या है। देखिएगा, मान लिया जाए कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। अब कोई एक बीच में बिंदु है, कह रहा इस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए जो इस रेखा को दो भागों में बांटता है, एक m के अनुपात में, m1 के अनुपात में और एक m2 के अनुपात में। m1 का हिस्सा इधर है और m2 का हिस्सा इधर है। a और b के बीच में एक ऐसा नियामक ज्ञात कीजिए जो इस रेखा को दो भागों में बांटता है, m1 और m2 के अनुपात में। तो ये जो बांट रहा है, ये जो नियामक m1 और m2 के अनुपात में बांट रहा है, ये दोनों बिंदुओं के अंदर है या बाहर है। अगर ए और बिंदु बी के बीच में यानी अंदर है तो इसे अंतः विभाजन कहेंगे। अगर आ तो ए के बाहर हो जाता, आ तो बी के बाहर हो जाता, तो इसे हम बाह्य विभाजन कहते हैं। लेकिन हम अंतः विभाजन पढ़ना है, अंतः विभाजन ही हम पढ़ेंगे। देखते हैं अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिएगा, बिंदु ए को x1 y1 माने, बिंदु बी को x2 और y2 माने। अंतः विभाजन कौन विभाजन है? अंतः विभाजन। अंतः विभाजन x1 के साथ m2 प्लस x2 के साथ m1 गुना करके दोनों को जोड़ें, m1 प्लस m2, y1 m2 प्लस y2 m1, m1 प्लस m2। अगर अंतः की जगह क्या कर देता है? बाह्य विभाजन। तो कुछ नहीं करते, बाह्य विभाजन कहेगा तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस कर देंगे, वही हो जाएगा बाह्य विभाजन। तो अंतः विभाजन पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे 7.2 में पढ़ना है आपको अंतः विभाजन। 7.2 में हम देखेंगे, यहाँ केवल फार्मूला पर हम गौर करेंगे। ये अंतः विभाजन का फार्मूला है। अगर यही बाह्य विभाजन कहेगा तो जहाँ जहाँ हम प्लस ले रहे हैं वहाँ वहाँ हम क्या ले लेंगे? माइनस। ध्यान दीजिएगा,
अंतर विभाजन का केवल यहाँ हम फार्मूला लिखा रहे हैं। भाग विभाजन क्या आएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिएगा। आगे चलते हैं हम ढाल। आप नया वर्ड सुन रहे होंगे शायद, ढाल। क्लास 10th के लिए अक्सर नया वर्ड होता है, लेकिन 2018 में इसे एक ऑब्जेक्टिव उठा दिया गया था। फिर भी देखते हैं ढाल क्या है, ढाल को हम समझते हैं। देखिएगा, आपको डीपली में यहाँ हम ढाल नहीं पढ़ाएंगे, नॉर्मल है जहाँ से ऑब्जेक्टिव उठता है देख लीजिए। ढाल को हम परवंटा भी कर सकते हैं, इसे एम से सूचित करना हो तो tan थीटा से सूचित करते हैं। यहाँ आपको ढाल बराबर एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए कि दो बिंदु दिया गया है आपको, एक बिंदु दूसरा बिंदु, इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम बी है। यहाँ आपको x1 दिया है और y1 दिया है, यहाँ आपको x2 दिया है और यहाँ y2 दिया है। कह रहा है बिंदु ए और बिंदु बी की जो नियामक दिया गया है उनका ढाल ज्ञात कीजिए। तो ढाल बराबर फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। आप इतना ध्यान दीजिएगा, विशेष क्लास 10th के में नहीं पढ़ना है आपको। ढाल बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इस पर हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। प्रश्न में कह रहा है 3 और 4, 3,4 और 5,6 को मिलाने वाली रेखा का ढाल क्या होगा। ढाल बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। सेम x1 y1 x2 और y2। चलते हैं जी, ढाल फार्मूला तो लिखा हुआ, y2 का वैल्यू 6, y1 का वैल्यू 4, x2 के वैल्यू 5, x1 के वैल्यू 3। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, बराबर 1, यानी ढाल बराबर E1 हो गया। थीटा में रहता है तो आगे निकालते हैं, लेकिन विशेष आपको ध्यान इधर नहीं देना है, आप यहीं तक समझ गए होंगे। ढाल बराबर फार्मूला के याद रखिएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 7.2 में, जो आप अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। 7.2 पूरा एक वीडियो में होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, अगला वीडियो के साथ जुड़ेंगे।